नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने छत्तीसगढ़ के 25 नेशनल और स्टेट हाईवे पर 3 घंटे चक्का जाम किया। किसानों ने साफ कहा कि जब तक सरकार तीनों कानून को वापस नहीं लेती, वे आंदोलन वापस नहीं लेंगे। रायपुर समेत हर छोटी बड़ी जगह पर किसानों ने चक्का जाम किया। हालांकि इस दौरान छोटे वाहन और इमरजेंसी की गाड़ियों को छूट दी गई। नेशनल हाईवे के साथ स्टेट हाईवे के दोनों ओर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। ये किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आंदोलन कमजोर होने के बजाय अब और फैलता जा रहा है। नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, वाहनों की लंबी लंबी कतारें, नारेबाजी और धरना प्रदर्शन। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में किसानों ने दोपहर 12 से 3 बजे तक 25 नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम किया। किसान संगठनों ने लगभग सभी जिलों में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान केवल आपात सेवा में लगे वाहनों को छूट दी गई। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने दावा किया कि ये आंदोलन अब सिर्फ 3 राज्यों में नहीं बल्कि पूरे भारत का है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के चलते गांव आज गुलाम हैं, देश आजाद है, इसकी लड़ाई है। ये तीनों काले कानून को भारत सरकार को वापस लेना होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी उनको देना होगा और लेके रहेंगे। ये भारत के किसानों ने ठाना है। बार बार कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों का आंदोलन है, कुछ राज्यों का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है और छत्तीसगढ़ के किसान इस आंदोलन में एकजुट है, एक साथ है, इसलिए आज सारे किसान सड़कों पर उतरे हुए थे। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन रहा। प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, चक्का जाम किया। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों का हक छीनने का आरोप लगाया तो विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को दिल्ली आंदोलन के लिए चावल भेजना याद है, लेकिन प्रदेश के किसानों की सुध लेने की फुर्सत नहीं। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के रास्ते में कीलें गड़ाई हैं। ये तो रावण राज में जो काम नहीं हुआ वो मोदी राज में हो रहा है। और ये तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान आज चक्का जाम किए थे। कांग्रेस ने भी उसमें समर्थन किया, आदरणीय राहुल जी ने भी समर्थन किया और समूची छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सड़कों में चक्का जाम करके उस आंदोलन को समर्थन दिया। दिल्ली दंगाइयों को समर्थन देने के लिए ये कांग्रेस और सरकार लगी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। उनको परखने वाला, पूछने वाला तो न कांग्रेस के मंत्री है न उनके कोई सहयोगी है। उधर दिल्ली में भी किसान आंदोलन को लेकर हलचल तेज हो रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने तीनों कृषि कानून को 2 अक्टूबर तक वापस न लिया तो वो आंदोलन के विस्तार पर काम करेंगे। आंदोलन छोड़ेंगे ना सरकार को छोड़ देंगे। कुल मिलाकर सरकार हर तरीके से किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को हटाने से कम पर तैयार नहीं है। स्टार जैन के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 सालों में आज पहला ऐसा मौका था जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्रियों ने कांग्रेस भवन में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारियों और प्रभारियों की बैठक में अपने विभागों के कामकाज का ब्यौरा दिया। इससे पहले मंत्री अपने विभाग के कामकाज की जानकारी मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश प्रभारी को दिया करते थे। संगठन और सत्ता के बीच सामंजस्य बना रहे और कोई विवाद ना हो, इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और सांसद KTS तुलसी की मौजूदगी में राजीव भवन में कई पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। बैठक में जिला अध्यक्षों ने राजनीतिक प्रकरण वापस नहीं होने के साथ ही अफसरों के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने, जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने, मंत्रियों के जिले के दौरे की खबर नहीं मिलने और जांजगीर जिले के नेताओं की गुटबाजी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और मंत्रियों के सभी पदाधिकारियों की उन्होंने आश्वस्त किया कि कार्यकर्ताओं की इस बात पर हर स्तर पर सुनी जाएगी। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चुनावी वादों को पूरा करने और सरकार के काम को और बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए। कांग्रेस की बैठक पर भाजपा ने तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ, प्रदेश कर्ज में डूब गया है और अपराध बढ़ गए हैं। क्या क्या मैनिफेस्टो में पॉइंट थे, क्या क्या उसमें पूरे हुए और क्या महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय लिए गए, ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई। सभी जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी जिज्ञासाएं जो थीं उसको पूछा और माननीय मंत्रियों ने उसका उत्तर दिया। जिन जिन विभाग के थे उनके संदर्भ में चर्चा थी कि एक बिंदु क्या थे और उनमें कितने पूरे हो गए हैं, तो उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई और लिखित में सबको उपलब्ध कराने के भी निर्देश मिले हैं। जो संकल्प पत्र चुनाव के पहले पार्टी बनाती है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें जितने वादे हम लोगों करते हैं कि जानकारी की घोषणा पत्र में मेरे विभाग में ये था, उसमें ये चीज़ हम पूरा कर चुके हैं, ये चीज़ करना बाकी है, तो उसमें हम लोग सुधार करते हैं ताकि सरकार का परफॉर्मेंस जनता के सामने ठीक हो सके। और वन विभाग का ही वृक्षारोपण के बारे में, नदी तट वृक्षारोपण के बारे में और नरवा योजना के अंतर्गत जो कार्य वन विभाग के माध्यम से किया गया वो सब विस्तृत जानकारी दी गई है। मेरे जो विभाग राजस्व विभाग, राजस्व आपदा प्रबंधन और पंजीयन, उसके बारे में जो हमने व्यवस्थाएं लागू की हैं, लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाए, तहसीलों का गठन, कांग्रेस भवन के लिए ज़मीनों का आवंटन, उसके साथ साथ और भी अन्य जो बिंदु है उनकी पूरी विस्तृत जानकारी हमने प्रदान की है। वे छत्तीसगढ़ को ठगने का काम इनके द्वारा किया गया है, बड़े बड़े वादे किए गए और वो सरकार में आने के बाद में वादा खिलाफी कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस के सरकार को देखनी चाहिए कि किस प्रकार से वादा को भुलाया जाता है। रायपुर में आज से छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने शिविर का शुभारंभ किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शिविर में पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि आज राजनीति में युवाओं के लिए अच्छे मौके हैं, देश को कांग्रेस की विचारधारा ही आगे बढ़ा पाएगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि युवा कांग्रेस को अपनी ताकत पहचाननी होगी और केंद्र सरकार के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने आरोप लगाया मोदी सरकार किसानों, छात्रों और गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाड़ी ने यह बताया युवा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस के इतिहास समेत अन्य मुद्दों पर यह शिविर आयोजित कर रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा प्रत्येक जगह हर प्रदेश में युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर युवा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में इतिहास, कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा, आने वाले समय और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज कवर्धा जिले के कुरुआ गांव का दौरा किया है। दोनों मंत्रियों ने यहां धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया, साथ ही समीक्षा बैठक भी की। दोनों मंत्रियों ने साहू समाज के एक कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साहू समाज की मांग पर तेलघानी बूथ की स्थापना जल्द करने की बात कही। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दावा किया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से 24 वादों को पूरा कर लिया है। उन्होंने धान खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच के कार्यों को समझाया। धान का उठाव नहीं होने के सवाल पर उन्होंने जल्द ही धान का उठाव सुरक्षित तरह से करने और चावल का सही उपयोग करने की बात कही। दोनों मंत्रियों के सामने 2 सरपंच समेत 21 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। समाज के लोगों का सोच है कि रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उसको चालू किया जाए। जैसे बुनकर हैं तो पहले हाथ से चलते थे, आजकल मशीन से चलता है, पर उनका व्यवसाय चलता है। तो उसी प्रकार से भले मशीन से हो लेकिन हमारा भी रोजगार चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारतापूर्वक भूपेश बघेल जी ने घोषणा की तेलघानी बोर्ड के गठन का। अब वो गठन होगा तो निश्चित तौर पर समाज के लोगों को रोजगार मुहैया होगा। कुछ स्थानों पर आंदोलन की स्थिति भी बनी थी, लेकिन इस वर्ष आखिरी 1 सप्ताह में तो मुनादी कराया गया कि जिसका बच गया हो ले आओ। तो बहुत ही अच्छे ढंग से धान खरीदी का काम हुआ है। धान के बारे में मैंने जानकारी दी तो सभी लोगों के खाते में पैसा भेज दिया गया।
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार की वजह है अधिकारियों के बीच विवाद। दरअसल गुरुवार शाम हाउसिंग बोर्ड के संपदा प्रबंधक राजेश नायर और संपदा अधिकारी एसएम शेख के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद आज बोर्ड के आयुक्त ने संपदा प्रबंधक राजेश नायर को सस्पेंड कर दिया। बोर्ड को आज ही राजेश नायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी की रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद आयुक्त ने उनके निलंबन का आदेश जारी किया है। इधर कोर्ट ने गिरफ्तार राजेश नायर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल गुरुवार शाम राजेश नायर और एसएम शेख के बीच मारपीट हुई थी। आरोप यह भी है कि राजेश नायर ने एसएम शेख का रास्ता रोककर 20 लाख रुपए मांगे थे। रुपए नहीं मिलने पर उसके प्रमोशन को रुकवाने की धमकी दी गई थी और इसी विवाद में दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। पुलिस सूचना के आधार पर हमारे दो अधिकारियों के बीच में आपसी लड़ाई हुई है, जिसकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो पुलिस सूचना के आधार पर प्रशासन में जो सूचना प्राप्त हुई है उस आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है सिविल सेवा नियमों के तहत। रायपुर पुलिस ने शहर के हीरापुर इलाके में शराब की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से स्प्रिट और केमिकल जब्त किया है। साथ ही कुलवंत सिंह नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। शराब की अवैध फैक्ट्री हीरापुर इलाके में गुरुद्वारा के पीछे एक छोटे से घर में चल रही थी। पुलिस यहां पहुंची तो उसने देखा कि घर की दीवार में अलमारी का दरवाजा लगा था, जो दीवार में लगे अलमारी की तरह नजर आ रहा था, लेकिन जब उसे खोला गया तो रास्ता शराब की अवैध फैक्ट्री तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कुलवंत सिंह साल भर से इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था और रायपुर के आसपास शराब सप्लाई कर रहा था। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि शहर में साल भर से ये गोरख धंधा चल रहा था और पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी। फिलहाल डीजीपी ने आजाद चौक सीएसपी को तलब किया है, साथ ही एसएसपी रायपुर से रिपोर्ट मांगी है। अब ये जो फैक्ट्री की खबर आ रही है, ये पुलिस आजाद चौक नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पकड़ी गई है कार्रवाई, और मैंने पूरे मामले की छानबीन करने के लिए एसएसपी रायपुर को निर्देशित किया है कि वो ये देखें कि क्या ये पुलिस के संरक्षण में चल रहा था या अथवा उनकी अज्ञानता में था। दोनों ही प्रकरणों में पूरी जांच करके रिपोर्ट मिलेगी, तब संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में फर्जी फर्म का खाता खोलकर ग्राहकों को करोड़ों का चूना लगाया गया। विदेशों से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करके ग्राहकों को ठगने वाले बैंक मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुरानी बस्ती निवासी प्रिंटिंग प्रेस कारोबारी अजय यदु ने साल 2011 में कृष्णा कॉम्प्लेक्स कचहरी चौक स्थित इंडसिंड बैंक से खाता खोला था, उसमें जिसमें 10,000 रुपए जमा कराए थे। जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने इस बैंक खाते के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मिला तो कारोबारी के होश उड़ गए। जब उसने बैंक जाकर पता किया तो पता चला कि कारोबारी की मां समलेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस के नाम के गुमाश्ता समेत कई दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर पहले कन्हैया सेल्स फर्म के नाम का खाता खोला गया और फिर हांगकांग, कनाडा से होम प्रोडक्ट बुलवाने समेत दूसरे कई देशों से करीब 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। जब इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई तो जांच में खुलासा हुआ कि असिस्टेंट मैनेजर मनीष कदम ये फर्जीवाड़ा रचकर बैंक से नौकरी छोड़कर फरार हो गया है। इस मामले की पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस फ्रॉड का केस दर्ज किया है और इसमें जो तत्कालीन सहायक मैनेजर बैंक का जो था एक मनीष राव कदम, वो सस्पेक्टेड है। उसने सत्यापित किया है उसके पूरे दस्तावेज की, केवाईसी की, फोटो की, और उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरनार के जंगलों में पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के पास से पुलिस ने एक 9mm की पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरनार और टीटम के जंगलों में नक्सली मौजूद है और इसी आधार पर सुबह 4 बजे दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीम सुरनार गई। पुलिस को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग गए। पुलिस ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया, जिसके पास एक पिस्टल, एक टिफिन बम और कुछ दवाइयां भी बरामद की गई है। मारे गए नक्सली की पहचान मासा मुचाकी के रूप में हुई है। मासा जनमिलिशिया कमांडर था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पार्टियां लॉन्च की गई, एरिया का घेराबंदी किया गया। सुबह 10 बजे के करीब नक्सलियों ने हमारे ऊपर फायर खोला। फायर का जवाब फायर से दिया गया। करीब आधे घंटे फायरिंग चली। उसके बाद जब सर्चिंग किए
तो एक मेल माओवादी डेड बॉडी रिकवर हुई, जिसको आइडेंटिफाई माफा के नाम से किया गया, जो कि जन मिलिशिया कमांडर है, 1 लाख का इनामी है। 6 अपराध, गंभीर अपराध, माओवादी अपराध इसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। इसके पास से एक 9mm पिस्टल भी मिला है, जिसमें 1 जिंदा राउंड है, तो 5 किलो का आईडी मिला है। और इधर दंतेवाड़ा के किरंदुल थाने में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तीनों नक्सली दरबा डिवीजन के मलांगिरी एरिया कमेटी में सक्रिय थे। जिले में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान के तहत सुरक्षा बलों को लगातार सफलताएं मिल रही हैं और अब तक कुल 297 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 74 इनामी नक्सली भी शामिल है। आत्मसमर्पण करने वाले 3 नक्सलियों में सुकलू कुंजामी, हुंडा कड़ामी और गुंडरू कुंजाम शामिल है। सरेंडर हुए तीनों नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। और इधर गरियाबंद में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में आज राजस्व विभाग और जिला पंचायत के साथ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और इसी कड़ी में पहले कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ को वैक्सीन लगाई गई। फिलहाल राजस्व विभाग के 206 और पंचायत विभाग के 735 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की अनुमति मिली है। जिले के 4446 कर्मचारियों में से 3051 अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगाने के बाद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और आम लोगों को इससे भयमुक्त और अफवाहों से दूर रहना चाहिए। रायपुर जिला अस्पताल में कान के पर्दे का भी ऑपरेशन शुरू हो गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि 21 साल की लड़की के कान के पर्दे के ऑपरेशन के बाद ठीक से काम करना उसने शुरू कर दिया है। लड़की को पिछले 2 सालों से कान में तकलीफ थी। उसके कान में झंझनाहट और कम सुनाई देने की शिकायत थी। ऑपरेशन में टेम्पोरेलिस फेशिया निकाली गई और कान के पर्दे का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। फिलहाल मरीज को एंटीबायोटिक दी जा रही है। 10 दिन बाद इसी प्रक्रिया से दूसरे कान की भी सर्जरी की जाएगी। क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एक प्रकार की कान की बीमारी है, जिसमें कान का बहना, कान में कम सुनाई देना या कानों में झंझनाहट होती है, लेकिन लोग इसे बहुत नजरअंदाज कर देते हैं। इस प्रकार की बीमारी का संपूर्ण इलाज जिला अस्पताल में अभी हो रहा है। उसकी सारी जांचें, उसमें होने वाला खर्च सारा ही, चूंकि ये सरकारी अस्पताल है तो जिला अस्पताल का प्रबंधन इसे उठा रहा है। और इसमें हमारे सीएस सर का और हमारे मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी दोनों का ही बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसके कारण आज ये ऑपरेशन संभव हो सका है। और शिक्षा के अधिकार के तहत छात्रों को प्रवेश दिलाने में सबसे पीछे बस्तर संभाग है। नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव में आरटीई के तहत सबसे कम एडमिशन हुए हैं। वहीं बिलासपुर सबसे आगे है। रायपुर ने भी दूसरा नंबर हासिल किया है। नारायणपुर 86, सुकमा 126, दंतेवाड़ा 158, बीजापुर 229 और कोंडा गांव 660 यहाँ एडमिशन हुए हैं। वहीं बिलासपुर में 4895 और रायपुर में 4881 एडमिशन हुए हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश भर के गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। छात्रों की पढ़ाई में होने वाला खर्च सरकार उठाती है। बस्तर संभाग के जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद इनके उन्हीं जिलों में सबसे कम एडमिशन हुए हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश होता है, उसके लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार का काम किया जाता है। इसी कारण विगत वर्षों से आप देखते आ रहे हैं कि बच्चे निजी स्कूलों में ज़्यादा प्रवेश ले रहे हैं। प्रदेश भर में अच्छी स्थिति रही। पिछले साल लगभग 48,000 बच्चों का हुआ है, इस बार 50,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश हुआ है। और प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री बंशी कौल, जिनका आज सुबह निधन हो गया है, वो 72 साल के थे। पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पिछले दिनों कैंसर की वजह से उनका ऑपरेशन भी हुआ था, जिसके बाद से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। आज सुबह करीब 8 बजे दिल्ली की द्वारका स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 23 अगस्त 1949 को कश्मीर के श्रीनगर में जन्मे कौल संघर्षशील, अनुशासित, मिलनसार लेखक, चित्रकार, नाट्य लेखक, सेट डिजाइनर और रंग निर्देशक थे। उनकी सांसों में रंग कर्म धड़कता था और संवादों में साहित्य। बंसी कौल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के
स्नातक से उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने भोपाल में रंग विदूषक के नाम से अपनी संस्था बनाई। 1984 से रंग विदूषक ने देश और दुनिया में अपनी नाट्य शैली की वजह से एक अलग पहचान बनाई। बंशी कौल देश के प्रख्यात डिजाइनर रहे हैं। उन्होंने कई बड़े इवेंट की डिजाइनिंग की है। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हो या फिर IPL की ओपनिंग सेरेमनी, अपनी रचना धर्मिता से उन्हें नया रंग दिया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।